अब की बार अब की बार अब की बार 400 पार, ये नारा खूब उछाला जा रहा है, पर कैसे? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है 400 पार का असली मतलब और क्या है इसका गणित। इस मतलब और इस गणित को समझने के लिए ये वीडियो आपको आखिर तक देखना होगा। देश की भावी राजनीति को समझने के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। जनपक्षीय पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद चाहिए। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो YouTube कुछ और लोगों तक इस वीडियो को भेजता है, यानी कि आप बिना एक भी पैसा खर्च किए मेरी मदद कर लेते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। अब की बार 400 पार। सोचने वाली बात यह है कि आपको 400 पार क्यों चाहिए? फुल मेजोरिटी की सरकार तो 272 सीट में ही बन जाती है, पर आप 400 पार की रट लगाए हुए हैं। हमें इस नारे का असली मतलब समझने की जरूरत है। यदि हम इस नारे का असली मतलब आज नहीं समझ पाए तो बहुत देर हो जाएगी और हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। चलिए हम टीवी चैनलों और अखबारों में आने वाली बातों को ही सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। टीवी कैमरों पर हम ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं जो कहते हैं कि मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया। हालांकि उन्हें 3 काम पूछो तो धारा 370 और राम मंदिर के अलावा उनके पास कोई जवाब होता नहीं है। ठीक है, फिर भी मोदी जी ने बहुत काम किया, डंका भी बजवा दिया। उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए। पर बात फिर वही कि 272 सीट पर वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो फिर 400 पार क्यों चाहिए भाई? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? चलिए मैं बताता हूं। मौजूदा लोकसभा में बीजेपी बल्कि एनडीए मान लो, इसके 353 सांसद हैं। यह एक बड़ा बहुमत है। सरकार कोई भी कानून बना सकती है, फिर भी संसद में विपक्ष मौजूद हो तो विरोध के स्वर सुनाई ही देते ही हैं। बावजूद इसके पूर्ण बहुमत है तो कानून तो सरकार वैसे भी पास करवा ही देगी। पर मौजूदा निजाम को असहमति से बेहद नफरत है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसी नफरत के चलते पिछले साल दिसंबर में सरकार ने 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित करवाकर कुछ कानून पास करवाए थे। इसमें अपराध संहिता में कई बदलाव भी शामिल हैं। ये बदलाव इस साल जुलाई से लागू हो जाने हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है। एक नजर इन बदलावों पर डालते हैं। हम कहते हैं कि वो तो बड़ा 420 आदमी है जी। इसकी वजह इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय अपराध संहिता की धारा 420 है, जो ठगी और जालसाजी से संबंधित है। अब यह धारा बदलकर 316 हो जाएगी, यानी कि मुहावरा बन चुके 420 को हमें अब 316 ही कहना पड़ेगा। इसी तरह हत्या के मामले में धारा 302 लगती है, जो अब 109 हो जाएगी। धारा 144 अब धारा 187 कही जाएगी। दरअसल 400 पार का नारा यहीं से निकलता है। विपक्ष मजबूत होगा तो विरोध भी होगा। विरोध के सारे रास्ते बंद हो जाएं और संसद में असहमति की जगह पूरी तरह खत्म हो जाए, इसके लिए 141 सांसदों को निलंबित न करना पड़े, क्योंकि इससे दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाता। 2-4 को निलंबित करके असहमति को कुचला जा सके, ऐसी व्यवस्था ये सरकार चाहती है। 400 पार का एक और मतलब भी है। सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी उम्मीदें रहती हैं। नरेंद्र मोदी अपनी 353 की संख्या के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के जरिए पलट चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में हम ये देख चुके हैं। जब संख्या 400 पार हो तो वे सुप्रीम कोर्ट की तो मानेंगे ही क्यों? यानी कि 400 पार के बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा।
400 पार का तीसरा मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाल के दिनों में हम लगातार संविधान बदलने की बात सुनते आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 400 पार का नारा कुछ तो ध्वनित जरूर कर रहा है। संविधान बदलने के लिए सबसे पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। कहीं ना कहीं 400 पार का नारा यह भी एक मकसद हो सकता है। हालांकि उसके बाद भी राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में इस तरह का प्रस्ताव पारित करवाना होगा। लेकिन लोकसभा में पास करवाते ही एक बड़ा मैसेज तो दिया ही जा सकता है। उसके बाद तो राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं भी मैनेज की जा सकती हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा इरादा जरूर है। अब जरा 400 पार के गणित की बात कर लेते हैं। ये सीट आएंगी कहां से? जहां से सीटें आ सकती थी वहां से तो अधिकतम सीट 2019 में आप ले चुके हैं। वह भी तब जब पुलवामा में 40 सैनिकों की हत्या को आपने चुनावी हथियार बना दिया था। वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं में बह गया था। यह बात अलग है कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बार बार आरोप लगाने के बाद भी उस घटना के कारणों का खुलासा आपने आज तक नहीं किया है। इस बार पुलवामा जैसा कोई मुद्दा आपके पास है नहीं। 2019 में विपक्षी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी और आपको फायदा हो रहा था। इस बार ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस के बैनर तले एकजुट हैं और यह गठबंधन लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। साउथ ने आपका रास्ता लगभग बंद कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में 2019 की तुलना में आपकी स्वीकार्यता कमजोर हुई है। यूपी में भी कहीं ना कहीं सेंध लग रही है। दिल्ली में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हरियाणा में आपके मौजूदा सांसद इस्तीफा देकर कांग्रेस में जा रहे हैं। पंजाब में आपका नामो निशान नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र में आपका रास्ता 2019 जैसा आसान नहीं है। आपने राम मंदिर को 2024 का पुलवामा बनाने का प्रयास किया। पुलवामा बनाने का मेरा मतलब इसे चुनावी मुद्दा बनाने के प्रयास से है, लेकिन इसमें आप फ्लॉप हो गए। तो भैया बताइए तो सही कि ये 400 पार कहां से लाएंगे? इस सवाल के जवाब की एक छोटी सी झलक तो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे में मिल ही जाती है। अरुण गोयल आपके आदमी हैं। आईएएस से इस्तीफा दिलाकर आपने आनन फानन में उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया था, तो अचानक उनके इस्तीफे को लेकर आशंका होना लाजमी है। ईवीएम, मैं नहीं कहता कि आप ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, लेकिन देश भर में इस मुद्दे पर आंदोलन तो चल ही रहा है। हवा बनाने के लिए आप सुधीर पचौरी, करतार भड़ाना और मनीष खंडूरी जैसे बिना जनाधार वाले लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर मीडिया में वाहवाही करवा रहे हैं। तो 400 पार के आपके नारे को लेकर हमें तो कई सारे शक हैं। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं इस बारे में सोचिए जरूर, और संभव हो तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, आभार। उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानने समझने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।